यहाँ पे हम लोग चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। जानते हो कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 6 का। अब इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, न्यू एम्पायर, नए नए एम्पायर। क्यों, अभी हम लोग देखे हैं बीसी का स्थिति, बीसी से एडी की तरफ आए, इंडो ग्रीक्स लोग आए हैं, उसके बाद भी आगे जाएगा भारत। जब भारत आगे जाएगा तो तुमको बड़ा बड़ा एम्पायर दिखेगा, गुप्ता एम्पायर दिखने वाला है। बट गुप्ता एम्पायर जो बड़ा था उतना बड़ा तो नहीं था जितना मौर्य था। हर समय इस क्लास में बात होता है ये चीज़। तो उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। प्रशस्ति उसी के लिए लिखा गया है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। ये हर एक चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। तो ऊपर लिखा गया है, तो उसमें जो बच्चा जो दिखाया गया है उसमें बोला है कि वो सपोज वो समुद्रगुप्ता की तरह एक्ट कर रहा था। समुद्रगुप्ता कौन है? फेमस रूलर रहा है गुप्ता डायनेस्टी का, समझे। और समुद्रगुप्ता के बारे में हम लोग इंस्क्रिप्शन से देखते हैं, वही अशोक, वही इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन है। अब जो इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मतलब वही इलाहाबाद का जो पिलर है, इलाहाबाद मतलब जगह, अभी तो प्रयागराज कहेंगे उसको। तो वहाँ पे जो पिलर है वहाँ पे अशोका के बारे में भी लिखा गया है। तो यदि पहले महान राजा है और वहीं पे उनके बारे में लिखा गया है, तो आने वाले समय में कॉपी पेस्ट करने का प्रयास करेगा कि महान राजा के नीचे इंस्क्रिप्शन में हमारा भी नाम आ जाए तो हम भी महान हैं। और सच में समुद्रगुप्ता महान तो ऐसे भी थे ही। तो जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था वहीं पे समुद्रगुप्ता का भी इंस्क्रिप्शन को वहाँ पे बनाया गया था, समझे ना, इलाहाबाद। और जो कसीदे पढ़े जाएंगे, जो पोएम पढ़े जाएंगे, उसी को प्रशस्ति कहा जाएगा। तो इट वॉज कंपोज, देखो किसने कंपोज किया था, काव्य। जो काव्य का काव्य जानते हो, काव्य हिंदी के लिए बाई हरिसेना ने किया था। हरिसेना कौन था? पोएट था और एक मिनिस्टर था समुद्रगुप्त के कोर्ट में। समझ में आ रहा है ना चीज़। तो दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड, बहुत ही स्पेशल था ये इस तरह का इंस्क्रिप्शन, इसलिए इसको प्रशस्ति कहा जा रहा है। संस्कृत वर्ड में प्रशस्ति का मतलब होता है कि किसी को प्रेज करना। तो सही बात है, कोर्ट पोएट तो हमेशा प्रेज करने के लिए ही बैठे रहते थे। जितना प्रेज करोगे उतना तुमको इनाम मिलेगा। तो वही बोला जाए कि देखो प्रशस्ति वेर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड। हाँ, पहले भी हुआ था प्रशस्ति, बहुत सारे रूलर्स के लिए किया गया। जैसे देखो गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी, उसके बारे में भी हम लोग जाने थे। सतवाहनास के जो थे, हाँ, उसकी माही की थी खुद, करेक्ट। तो दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ गुप्ता। तो गुप्ता के टाइम के बाद ना ये प्रशस्ति वाला जो कल्चर है, काव्य वाला जो कल्चर है, जो इंस्क्रिप्शन में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, यह और इम्पोर्टेंट होना शुरू हो गया। और हर कोई राजा कॉपी पेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि यदि तौर तरीका आपका यदि आपको फेमस कर रहा है, लोगों के मन में आस्था क्रिएट कर रहा है, तो वो कल्चर का हिस्सा हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? मान लो कि एक पहले टिकटॉक में वीडियो बनता था कुछ से कुछ, तो उसको सब फॉलो करना शुरू कर दिया। अब कोई भी उसी वजह बना रहा है ना। एक हम बता रहे हैं, एक हेलो कौन करके आया था ना टिकटॉक वाला। तो शुरू में सुने थे तो बड़ा अजीब लगा था, ये क्या कर दिया इसने। बाद में तो वो नॉर्म ऑफ द डे बन गया। देख रहे कि सब कोई उसी पे वीडियो बना रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा होता है, सेम गुप्ता ने भी यही किया है। समुद्रगुप्ता प्रशस्ति देखो, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता प्रशस्ति टेल अस। क्या बोला है, यानी समुद्रगुप्ता का जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब जो उनके बारे में जो लिखा गया है, जो लाइन लिखा गया, वो क्या बताता है समुद्रगुप्ता के बारे में। सही बात, देखो समुद्रगुप्ता रियल में भी बहुत बड़े रूलर थे, अनडाउटली, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। बट उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पोइट ने प्रेस किया कि किंग तो गजब है, वॉरियर भी है, जो बहुत बैटल को जीता है, लर्नर पर्सन भी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी है, और गजब का पोइट भी है, यानी कि संपूर्ण गुण है। वो राजा एक कवि भी है, वो राजा एक योद्धा भी है, और राजा एक जेंटलमैन भी है, और पढ़ा लिखा भी है। क्या बात है, देखो ऐसा राजा होना चाहिए, है ना। तो ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल। अब राजा के बारे में तो भगवान ही है, वही बात है, राजा तो भगवान ही हो गया एक तरह से, तो भगवान की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है उसको। वही प्रशस्ति का मतलब वही होता है जो लंबा लंबा सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाता है। तो एक कुछ छोटा सा दिखाया गया है, समुद्रगुप्ता द वॉरियर, उसके बारे में बताया गया प्रशस्ति कि समुद्रगुप्ता वॉरियर मतलब क्या, योद्धा। योद्धा देखो ये सही बात है, योद्धा वही होता है जो बैटल फील्ड में उतर जाता है, वो बाहर से इंस्ट्रक्शन नहीं देता, वो रणभूमि में जाकर देखता है कि देख लेंगे बढ़िया से। अर्जुन सब क्या है, योद्धा है। युधिष्ठिर क्या है, योद्धा है सब, समझे। तो हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, समुद्रगुप्ता के बारे में क्या कि बॉडी बहुत चार्मिंग, बहुत सुंदर है देखने में, है ना, बहुत ब्यूटीफुल। क्या है, कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कोर्स कॉज्ड बाय द बैटल एक्स एरोज स्पाइक्स। बोला कि पूरा शरीर में ना अलग अलग जगह डैमेज है, तो वो दिखाता है कि ये वॉरियर है। अब एक आदमी आया, वो एकदम शरीर कोमल है उसका, तो का वो लड़ा होगा कभी,
जो आदमी है यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे जब उसको चेक किया गया तो पूरा कटा हुआ है, एक उंगली ऐसे घुमा हुआ है। जैसे आर्मी मैन का चेक करोगे तो तुमको लगेगा ना एक तरफ फ्रैक्चर है हैंड, ये वो लोग योद्धा है, ठीक है, स्पाइक से इस पर ये सब प्रॉब्लम फेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बारे में बोला जाए कि यस इज़ अ ट्रू वॉरियर, ये प्रशस्ति में लिखा गया है। आदमी केवल चेहरे से थोड़ी होता है, आदमी पर्सनैलिटी है आदमी का, ठीक है, जो मेहनती होता है कुछ ना कुछ छाप होता है। हमारे पूज्य पिताजी का अभी भी जो कमर है ना झुका हुआ है, सॉरी कमर बोले सर झुका हुआ है, ये नीचे है, ये जो होता है ना आदमी का ये नीचे है। क्यों? उस लेवल पे काम किए थे पहले गरीबी में, तो अभी भी नीचे झुका हुआ है। और यही कारण है कि वो आदमी अभी भी 4 बजे उठ जाते हैं। तो सफ़र है आदमी का, बताया जा रहा है तुमको, पूरा चेंजेस आ जाता है, समझे? तो मेहनत तो इस लेवल पे करना चाहिए लोगों को। तो यदि तुम मैप देखोगे 7 का पहले जो दिया गया था 105 पेज में, तो तुमको पता चलेगा जो शेडेड एरिया है उसमें बहुत कुछ बताया गया होगा, ठीक है। कहाँ मैप नंबर 105 कौन सा है? पेज नंबर क्या बोला जा रहा है? 105 बोला जा रहा है ना, पहले वाला पेज, पहले मैप 7 में पहले वाला है, देख लेना कहीं पे। तो वहाँ पे देखो रेड डॉट से ईस्ट कोस्ट को दिखाया गया होगा, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट कहीं दिखाया गया होगा, ठीक है, वहाँ पर्पल वो है, जाके देख लेना तुम लोग। दिस मैप इज़ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जितने ही मैप वो बनाया गया था वो प्रशस्ति के ही बेस पे मैप बनाया गया था। वो जो मैप 105 पेज में देखे थे तुम लोग, जहाँ पे हरी सेना ने डिस्क्राइब किया था कि 4 टाइप के रूलर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या 4 टाइप्स के हो सकते हैं, देखो इसमें, एंड टेल्स अस अबाउट द समुद्रगुप्ता पॉलिसी टुवर्ड्स देम, और समुद्रगुप्ता का क्या पॉलिसी था उस समय अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो और देखो ये एम्पायर है और किंग में अंतर होता है ना, बताए थे ना, एम्पायर मतलब पूरा साम्राज्य का जो मालिक है, और इसके नीचे जो होंगे किंग सब होंगे अलग अलग जगह पे। तो ये 4 टाइप ऑफ किंग को इनके वो प्रशस्ति में डिस्क्राइब किया गया है। एक है रूलर्स ऑफ आर्यभट्टा। आर्यभट्टा का मतलब क्या है, जो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न इंडिया, वे 9 रूलर्स वेर अपरूटेड, जहाँ पे 9 रूलर्स थे, और वो तुम्हारा समुद्रगुप्ता एम्पायर का ही हिस्सा है ऊपर वाला। ऐसा बहुत सारा जगह होगा ना जो समुद्रगुप्ता के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, बट उसके सोजेनिटी को एक्सेप्ट करता होगा, ओवरलॉर्डशिप को, कि हाँ आप पावरफुल है, हम आपसे लड़ नहीं सकते, आपको गिफ्ट भेजेंगे। ऐसा बहुत सारा कंट्री ऐसा बहुत सारा जगह होगा। तो दूसरा देखो रूलर्स ऑफ दक्षिणापथा। दक्षिणापथा तुम जाने गए दक्षिण का, नीचे साउथ इंडिया का, जहाँ पे क्या 12 रूलर्स के बारे में बताया गया है। और कैपिटल क्या है तुम्हारा, रेड डॉट से मार्क है, उसमें जाके देख लेना। और दे सरेंडर टू द समुद्रगुप्ता। जब डिफीट समुद्रगुप्ता ने जीत लिया इन लोग को, तो डिफीट कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, और उसके बाद वही कि ठीक है आप अपना रूल करिए। यानी कि समुद्रगुप्ता पता है कि डेक्कन में जाकर रूल करना इतना आसान नहीं है, आप रूल करो मगर हमको टैक्स या गिफ्ट पहुँचाते रहना, समझ गए। उसका देखो इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, जो अगल बगल का स्टेट्स है, जैसे एग्जांपल देखो आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, और तुम्हारा जाना संघास हो गया, जो पढ़े थे संघास पढ़े थे ना, जहाँ पर रिपब्लिक टाइप का होता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हो गया, तो वहाँ पे भी तो ये लोग के साथ भी कनेक्ट होगा, यहाँ पे लोग होंगे। तो वो दे ब्रॉड ट्रिब्यूट, ऑर्डर को फॉलो करते थे और कोर्ट में हाजिरी भी लगाने के लिए आते थे। तो ये 3 टाइप के, जो 3 टाइप का हुआ ये। और चौथा टाइप समझो द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज, मार्क बाहर का एरिया है, जो कि कुशानास का डिसेंडेंट है, यानी कुशानास और साकास जो है, जानते हो ना, जो बाहर से आए थे, इसके बाद के वंशज हैं, ठीक है, बाद के वंशज, या फिर श्रीलंका के रूलर भी हो सकते हैं। सबमिटेड टू ऑफर डॉटर्स इन मैरिज, और यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस हो रहा है इन लोग के साथ, मैं समझे, शादी ब्याह का जो रिश्ता है। तो 4 टाइप का राजा के बारे में डिस्क्राइब किया गया। एक पहला राजा क्या, आर्यभट्टा, जो नॉर्दर्न इंडिया में एक्टिव है, जो डायरेक्ट इनके कंट्रोल में आता है। दूसरा क्या है, दक्षिणापथा, जहाँ पे ये जीत चुके हैं बट उसको कंट्रोल नहीं किए, बट वो रेगुलर गिफ्ट भेजता है। तीसरा क्या कि जो नेबरिंग स्टेट, जैसे अभी नेपाल सब नेबरिंग स्टेट है, तो कॉर्डियल रिलेशन अच्छा स्टेट है, वो भी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो भी कोर्ट में आते हैं। और चौथा क्या हुआ कि जितने भी कुशानाज और साकाज जो बाहर से आए थे, उसके जो वंशज सब हैं, और जिसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, ये रूलर्स भी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। प्रशस्ति में 4 टाइप का रूलर, समझ में आ गया, लिख लोगे ना, कोई पूछेगा तो बता देना अच्छे से। देखो किंग हु प्लेड द वीणा, अब समुद्रगुप्ता के बारे में बोला था वीणा, वीणा मतलब समझते हो, अभी तक गिटार, उस समय सितार, सितार और गिटार जानते हो ना। सितार जो सरस्वती माता के साथ रहता है वो सितार है ना, म्यूजिक की गॉड मानी जाती है भगवान सरस्वती, है ना, देवी सरस्वती। और देवी सरस्वती एजुकेशन के लिए भी जानी जाती है। तो देखो ये क्या है कि समुद्रगुप्ता को एक
कोइन में दिखाया गया कि वो वीणा बजा रहा है, इसका मतलब क्या, गजब का म्यूजिशियन भी होगा वो, पोइट भी है, म्यूजिशियन भी, हर चीज़ है उसके अंदर। देखो वो अदर क्वालिटी ऑफ समुद्रगुप्ता आर सोन ऑन द कोइन सच एज वन वेयर ही इज प्लेइंग विद द वीणा, वीणा के साथ वो बजा रहे हैं। इसका मतलब केवल वॉरियर ही नहीं है, बहुत ही टैलेंटेड है। देखो ये मैप दिखाया गया है, वो जो मैप है इसमें बताया गया सिटीज़ का, गुप्ता ने कौन से सिटीज़ को कन्क्वायर्ड किया। तो यहाँ पे देख लो जो रेड डॉटेड है वहाँ पे उस समय गुप्ता के टाइम में जो बड़े बड़े सिटीज़ थे कनो, हाँ नीचे जो मैप दिया गया है ना, यहाँ पे नीचे मैप दिया गया, मैप 7। अच्छा वो गलत दे दिया गया था 105, अच्छा ये फिर से दे दिया गया यहाँ पे, अच्छा मेरा पेज नंबर कुछ और था क्या, ओह अच्छा अच्छा सॉरी मेरा पेज, अच्छा बुक का फॉल्ट है, ओके ओके ठीक है, मेरा जो था मैंने वैसा बोला, नहीं समझ पाया तुम्हारा बात, कोई बात नहीं, मन छोटा मत करो। देखो तुम गलती से भी नहीं करेगा। देखो यहाँ पे ये समझ लो पहले इनर स्टेट क्या था, तो देखो ऊपर वाला, ठीक है, बीच का आउटर स्टेट जो कंट्रोल में नहीं था बट आता था यहाँ के लोग सब। आर्यभट्ट देखो जो बताए थे कि नॉर्दर्न इंडिया का, देख रहे हो ना, जहाँ पे फुल कंट्रोल है गुप्ता का, है ना, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। जो सिटीज़ कन्क्वेट किए थे गुप्ता ने, नीचे वाला देखो अमरावती के आसपास वाला जो एरिया है, ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे देखो पूजा, वहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे ठीक है। सिटीज़ देखो, सिटीज़ कौन सा सिटीज़ है, आईहोल है, ठीक है, अमरावती है, अजंता है, प्रयागराज है, कनौज है, मथुरा है, थानेश्वर है। थानेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में थानेश्वर और कनौज को एक कर देगा हर्षवर्धन जाके, ठीक है। नालंदा है, पाटलिपुत्र है, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज़ है उस समय। देखो चेराज, पांड्या से चोला सभी एक्टिव है नीचे साउथ इंडिया में, समझ रहे हो ना। तो देखो अब तो इतना बड़ा तो एम्पायर नहीं दिखा तुम लोग को गुप्ता का, जितना बड़ा एम्पायर था वहाँ पे। तो जियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है कि जियोलॉजी का मतलब होता है, क्या होता है बताओ जरा, हाँ वंशावली, वेरी गुड, हायरार्की, वंशज। आप वंशज जानते हो, कौन बनाया गुप्ता डायनेस्टी, कौन बनाया, श्री गुप्ता, उसके बाद घटोत्कच आए, और उसके बाद तीसरा कौन है, चंद्रगुप्ता आए, तब समुद्रगुप्ता आए हैं। चंद्रगुप्ता मौर्य भी थे, चंद्रगुप्ता ये भी थे, दोनों ही थे, तो बहुत सारा आया। कुमारा गुप्ता भी आए, इसके बाद समुद्रगुप्ता, बाद कुमारा गुप्ता आए थे, इनका बहुत सारा हुआ, बहुत सारा आया। तो देखो यही बोला कि मोस्ट प्रशस्ति, यानी कि बहुत सारा जो प्रशस्ति जो काव्य लिखा जा रहा था इनके बारे में, तो उसमें पूरा बताया गया, एंसेस्टर के बारे में बताया गया, इसका रूलर का वंशज कौन है, ऊपर ऊपर इसका दादा परदादा कौन है, सब लिखा है। दिस वन मेंशन समुद्र का देखो ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके बारे में मेंशन किया गया था, ठीक है। ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि दादा का भी दादा, फिर उसके बाद दादा, फादर और मदर, उसके बारे में पूरा। इनका मदर का नाम क्या है, कुमारा देवी, जो कि लिच्छवी जाना से रिप्रेजेंट करते थे। लिच्छवी जाना समझ रहे हो ना, जहाँ पे पूरी तरह का व्यवस्था क्या है, रिपब्लिक वाला व्यवस्था है, ठीक है। जबकि फादर कहाँ से थे, चंद्रगुप्त, जो कहाँ से थे बताए थे ना कि चंद्रगुप्ता का जो पुत्र हो गए समुद्रगुप्ता, तो चंद्रगुप्ता कहाँ के थे, वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। हाँ ये एक्चुअली, हालांकि नाम के लिए श्री गुप्ता ने फॉर्म किया और घटोत्कच आए, बट जो रियल फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी का वो चंद्रगुप्त ही थे, और इस विरासत को आगे कैरी किया है समुद्रगुप्ता ने। और समझे, जैसे याद करो मौर्य के जो फाउंडर थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य के हेल्प से। उसके बाद कौन आया, हाँ उसके बाद तुम्हारा कौन आया, हाँ बिंदुसारा तो दूसरा है, अजातशत्रु के पिताजी, हाँ ये बिंदुसारा, ठीक है, बिंदुसारा। उसके बाद अशोका आए हैं, हमारे रियल फाउंडर वहाँ चंद्रगुप्ता हो चुके थे, क्योंकि चंद्रगुप्ता ने बहुत बड़ा एम्पायर ले लिया था। अब बिंदुसारा तो और आगे पहुँचा दिया, और अशोका तो उससे भी आगे पहुँचा दिया, तो उसको तो अशोका को तो विरासत में ही मिला है उतना बड़ा लैंड। जब उसके पूज्य पिताजी बिंदुसारा जो पूरा साम्राज्य कर रहे थे, तो वो भी नीचे काम कर रहे थे एज अ गवर्नर। ये भी पता होना चाहिए तुम लोग को, जैसे कि औरंगजेब अपना गवर्नर के रूप में नीचे काम कर रहा था। इसलिए औरंगजेब और अकबर को ना कभी कभी बहुत रिलेट करके देखा जाता है। औरंगजेब के टाइम में भी बहुत बड़ा एम्पायर बना था औरंगजेब, बट इतना बड़ा नहीं जितना इसका बना, अशोका का बना, क्योंकि अशोका ने तो उधर तक ले लिया ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को ले लिया, ये तो स्टेबल ही नहीं रहा। औरंगजेब तो स्टेबल ही नहीं रहा, डेक्कन पॉलिसी उसका बहुत गंदा था, और वहाँ शिवाजी हाइपर एक्टिव है। जब तक शिवाजी रहे तब तक चलने तो नहीं दिए उसको, जो कि वो बहुत बड़ा किंग था औरंगजेब। उसके बाद भी देखो यहाँ पे तो क्या बोला जा रहा है कि लिच्छवी किंग, ये चंद्रगुप्ता के बारे में जान लिए हो। चंद्रगुप्ता वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टू एडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल। देखो गजब का टाइटल, महाराजा अधिराजा, ये बहुत बड़ा टाइटल होता है, यानी कि राजाओं में भी राजा, ये है इसका मतलब। ये टाइटल लिए थे, एंड ए टाइटल दैट ऑल्सो यूज्ड, यानी कि समुद्रगुप्ता ने भी ये टाइटल यूज़ किया है महाराजा अधिराजा का। जो उनके फादर ने जो टाइटल यूज़ किया था वो टाइटल इन्होंने भी यूज़ किया है। हिज ग्रैंड फादर एंड आर द मेंशन सिंपली एज अ, इनके जो ग्रैंड फादर थे वही घटोत्कच,
ठीक है, और श्री गुप्ता, तो उसके बारे में केवल महाराजा बताया गया है, महाराजा अधिराजा नहीं बताया गया, क्योंकि रियल फाउंडर तो चंद्रगुप्ता ही थे, और उसके बाद ये आगे कैरी किए समुद्रगुप्ता ने। इट सीम्स एज द फैमिली, इससे इसका मतलब क्या कि फैमिली जैसे आगे बढ़ा है उतना इंपॉर्टेंट रूलर सब जन्मा है। श्री गुप्ता कुछ नहीं, घटोत्कच थोड़ा बेटर, चंद्रगुप्ता बहुत बेटर, और उससे भी बेटर समुद्रगुप्ता, ऐसे करके बढ़ा है, समझे। समुद्रगुप्ता देखो जो जीर्णोलॉजी दिखाया गया है, लिस्ट सब दिखाया गया होगा वहाँ पे, ठीक है। पहले विक्रम संवाद देख लेते, थोड़ा ऊपर देख लेते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है विक्रम संवाद, जो अभी तुम लोग बच्चा लोग कैलेंडर देखता है ठाकुर जी का कैलेंडर, यहीं से आया है। देखो एरा बिगिनिंग है 58 BC में, यानी कि 180 से पहले की बात है, BC में ही है, समझे, बिफोर क्राइस्ट। ये पूरा गुप्ता किंग से रिलेटेड है, तुम्हारा चंद्रगुप्ता 2 से रिलेटेड है, ठीक है। हु हैड फाउंडेड इट अ मार्क, यानी कि साकास पे जब जीते थे, जब साका पे जीते थे तो उसने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक ही आदमी कोई विक्रमादित्य का टाइटल लिया, आने वाले समय में बहुत सारे लोग टाइटल लेंगे विक्रमादित्य का, तो बहुत सारे रूलर को मिला था, एक इनको भी मिला था, समझे। ये चंद्रगुप्ता 2 है। कौन है चंद्रगुप्ता 2? समुद्रगुप्ता का बेटा का, उसके बाद का। चंद्रगुप्ता बहुत बाद का है, चंद्रगुप्ता 2 है ये। तो समुद्रगुप्ता के बाद कुमारगुप्ता और रामगुप्ता, तो कुमारगुप्ता के बाद का जो है वो चंद्रगुप्ता 2 है, और वो भी एक नंबर का खतरनाक आदमी था, वो भी साकास का नरसंहार किया था, वो बहुत मारा था उसको। तो उस समय भी टाइटल तुम्हारा दिया गया था, उसको भी विक्रमादित्य का मिला था, बट उससे पहले भी कई रूलर विक्रमादित्य का टाइटल ले चुके हैं, और उसके बाद भी कई लोग ले चुके थे, समझे। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी फिर पढ़ाएंगे तुम लोग को। देखो तो ये बताया गया है यहाँ पे कि समुद्रगुप्ता इन 10 फिगर्स इन जीनोलॉजी दिखाया गया होगा, उसमें के लेटर रूलर्स क्या आए हैं, उसके सन चंद्रगुप्ता 2, हाँ, एंड हिज सन चंद्रगुप्ता 2। कहाँ कहीं पे जीनोलॉजी दिया गया है, देखो जरा, कहीं पे किसी फिगर में दिया गया है क्या? नहीं दिया गया, ओके कोई बात नहीं। देखो ठीक है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिए होंगे तुमको, एक बार दिखाते, देखो बताते हैं। समुद्रगुप्ता इन टर्म्स फिगर जीनोलॉजी ऑफ द लेटर रूलर्स ऑफ डायनेस्टी बात का, सच एज हिज सन चंद्रगुप्ता 2, एंड वी नो डैट द फ्रॉम हिम। देखो समुद्रगुप्ता का बेटा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया तुम लोग को, देखो यहाँ पे समझो, आई एम सॉरी फॉर डैट। समुद्रगुप्ता के जो पुत्र थे वो चंद्रगुप्ता 2 थे, और उस समय ना कुमारगुप्ता और रामगुप्ता भी थे, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है इस चीज़ को लेके, समझे ना। तो अभी इतना ही समझो कि समुद्रगुप्ता का जो बेटा है वो चंद्रगुप्ता 2 है, ठीक है। इसका एक लंबा जीनोलॉजी है, और उसके जो पुत्र होंगे या उसी के आसपास जो होंगे वो रामगुप्ता और ये दूसरा वाले थे कुमारगुप्ता, क्योंकि कुमारगुप्ता भी बहुत बड़ा, वही कुमारगुप्ता जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया है, वही कुमारगुप्ता है, समझे। ही लेड एन एक्सपीडिशन, देखो ये चंद्रगुप्ता 2 जो उसको विक्रमादित्य का टाइटल मिला है, इसने क्या किया देखो, इसके बारे में तुम कोइंस और इंस्क्रिप्शन से जान सकते हो। इसने वेस्टर्न इंडिया में गया है, जहाँ पे इसने जो साकास था उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि साका का डर रहता था, तो आस्ते आस्ते साम्राज्य और फैला रहा है। बाद में कहा जाता है कि हिज कोर्ट वॉज फुल। अब देखो चंद्रगुप्ता 2 ऐसे ही बहुत बड़ा आदमी नहीं बना, इसके कोर्ट में बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन सब अवेलेबल रहते थे, तो समझ गए ना बात को। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। देखो क्यों मैंने इतना बल दिया है हर्षवर्धन पे। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ोगे ना हिस्ट्री में, तुमको लगेगा कि ये बहुत अलग रूलर था। क्यों? अब हम हर समय हम अशोका को क्रेडिट देते हैं कि अशोका ग्रेट है, अशोका द ग्रेट है ना, और चंद्रगुप्ता 2 हो गया या समुद्रगुप्ता हो गया, बट रूलर जो बनता है इधर वो चैलेंजेस से बने रूलर, तो उतना बड़ा रूलर है। कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, हर्षवर्धन के बारे में तुम जानोगे ना तो बहुत चैलेंजेस था उनको, बट सब चैलेंजेस को ख़त्म करते हुए ये साम्राज्य के ऊपर गए हैं। बहुत चैलेंज, यानी कि इसके जगह दूसरा कोई रहता ना तो जाता ही नहीं, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाता। चैलेंज ऐसा कि इनके बहन को ना किडनैप कर लिया गया था, ठीक है, इनके बहन को किडनैप कर लिया गया था, समझे, और गौड़ा का जो किंग था, ठीक है, और उसको भी मारे। उसके बाद इनके जो बड़े भाई थे, ठीक है, उनके जो बड़े भाई थे उनका मर्डर हो गया था, तो उनका भी ये बदला लिए। सिस्टर विधवा हो चुकी है, यानी कि जीजा जी का भी मौत हो चुका है, जीजा जी को भी मार दिया गया, उससे पहले उसके ब्रदर भी मर चुका है, बहन विधवा हो चुकी है, पूरा अफरा तफरी मच चुका है। बहन विधवा हो गया बट बहन को किडनैप किया जा रहा है, किडनैप करके रखा है, बहन को फिर छुड़ाना, फिर जीजा जी का मौत का बदला का वो लेना, फिर भाई का भी मौत का बदला लेना, ऐसे चैलेंजेस से गुजरा है, तब जाकर हर्षवर्धन बना है। वो बहुत भयंकर क्राइसिस है उस समय उनके लिए पर्सनल लेवल पे,
मगर वो कैसे थानेश्वर को कनौज से ऐड करके बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किए थे। इसलिए कनौज, इसलिए हर्षवर्धना एक महान रूलर है नॉर्दर्न इंडिया का, ठीक है। कई लोग तो ये भी कहते हैं, कई जो हिस्ट्री ऑप्शनल जो पढ़ोगे कभी जीवन काल में, जो पढ़ाते नीतीश सबको, उसमें तुमको समझ में आएगा कि हर्षवर्धन किस लेवल पे थे राजा। और स्कॉलर लोग तो ये तक कह दिए कि इससे बड़ा राजा कोई नहीं हुआ है भारत में। अशोक का छोर वो अपनी जगह है, उसको तो विरासत में मिला है। सुनिए, ये बनाया है इसने, मेहनत करके बनाया। ये इज लाइक ए मोदी जी जो नीचे से उठ के आया है, नॉट इंदिरा गांधी। कह सकते हो समझने के लिए अभी के हिसाब से। तो हर्षवर्धना एंड हर्ष चरित्र, हर्षवर्धना का जो बायोग्राफी होगा वो हर्ष चरित्र होगा, उनके बारे में लिखा जाए। और हर्षवर्धन इतना ही नहीं, टैलेंटेड भी था, पोइट भी था। ये भी देखते हो राजा कितना गुणी होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, बहुत तेज होता है। ऐसे ही थे ये भी कुछ। वाइल वी कैन लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर्स, हम जानते हैं कोई ना इंस्क्रिप्शन से गुप्ता के बारे में पढ़े हैं, उनके बायोग्राफी सब पढ़े हैं, जैसे प्रशस्ति सब था इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन का। तो हर्षवर्धना भी जो रूल किया था तुम्हारा वही, और 400 ईयर्स अगो। 400 ईयर्स अगो का मतलब क्या हो बताओ? 600 के आसपास गुप्ता खत्म हुआ। गुप्ता बताए थे 550 में ख़त्म हुआ, तो ये आएगा और ये चलेगा अभी। ये तब तक चलेगा जब तक ट्रिपाटाइट बैटल ना हो जाए, पालास प्रतिहाराज और इधर उसका राष्ट्रकूट का। तो चले हैं देखो। एंड वॉज वन सच रूलर, बहुत तगड़ा रूलर रहे। इसके जो कोर्ट पोइट थे बनाभट्टा इनके बायोग्राफी लिखते हैं, डेट इज कॉल्ड हर्ष चरित्र। संस्कृत में लिखा गया है और उसमें बताया गया कि हर्षा का क्या जेनोलॉजी रहा है। इनके जो पूज्य पिताजी रहे, इनके पूज्य पिताजी भी क्या थे? रूलर थे, थानेश्वर के रूलर थे। इन्होंने क्या किया, कनौज को भी अपने अंदर रख लिया, क्योंकि कनौज बहुत इंपॉर्टेंट था, वही सिल्क रूट, ठीक है। और उसके बाद किंग बने तो हुंगशियांग, ठीक है। हुंगशियांग जो है वही आए थे, वो आए थे ना वहाँ से, चाइनीज ट्रैवलर्स इनके टाइम में ही आए थे। और बच्चे लोग, तुम लोग आज कुंभ मेला चिल्लाता है, तो ये हर्षवर्धना ही किए थे कुंभ मेला का आयोजन भी। जाके हिस्ट्री में खोल के देख लो, समझ में आ जाएगा। तो केवल बुद्धिस्ट को ही नहीं देते थे, सब धर्म पे देते थे। अब बुद्धिस्ट पे स्पेशल फोकस करते थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसलिए जब हुंगशियांग को बुलाया गया था तो बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया था, बहुत गिफ्ट दिया गया था। और ये चीज़ हुंगशियांग चाइना में भी जाकर बताया गया, वो कितना बढ़िया राजा है हर्षवर्धन, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उसको माने लगे। हाँ, फायन उससे पहले आया, वो तुम्हारा मॉरियन, हाँ, ठीक है। देखो अबाउट हुम, इसके बारे में तुम पढ़े हो, ठीक है। और वो हर्षा के कोर्ट में भी रहने लगे थे। हर्षा वॉज नॉट द, देखो वही बोला, हर्षा एल्डेस्ट सन नहीं है, बड़ा बेटा नहीं था अपने फादर का, क्योंकि बड़ा बेटा का तो मृत्यु हो चुका है, जो बोले थे तुमको। बट बिकेम, फिर भी वो किंग बना थानेश्वर का, आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइट। और देखो एक और चैलेंज था, पिताजी बूढ़े हो गए थे और मरने की अवस्था में थे, ये भी चैलेंज ऐड कर लो इनके साथ, ठीक है। हिज ब्रदर इन लॉ, देखो वो मार दिया गया, वॉज द रूलर, कनौज के रूलर थे, बट वो किल हो गया, बंगाल का रूलर, वही गौड़ा का जो बता रहे थे, सशंका नाम था इस रूलर का। वही सशंका, दुष्ट सशंका, जिसने बोधि ट्री, रियल बोधि ट्री को काट करके बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि बुद्धिज्म नहीं रहे भारत में। सशंका रूलर ही था जिसने क्या किया, बोधि ट्री मतलब जहाँ पे गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था, वो ट्री उस समय भी था। अभी ट्री वो नहीं है, वो ट्री काट के फेंक दिया है, रियल ट्री जहाँ पे बुद्ध को मिला था इनलाइटमेंट। ये लोग बुद्धिज्म को ख़त्म करना चाहता था, ये जो सशंका रूलर है। तो क्या किया, वो ट्री को काट के बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया था, समझे, इतना खराब काम किया है उसने। हिज ब्रदर इन लॉ जो रूलर थे कनौज का, तो मार दिया तुम्हारा वो सशंका ने। हर्षा टुक ओवर द किंगडम। फिर बाद में क्या किया, अब देखो थानेश्वर के हैं, तो उसकी बहन है, विधवा बहन है, तो विधवा बहन की जो बेटा होगा, पोस्थुमस सन होगा, वो छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा क्या कनौज को रूल करेगा, थानेश्वर से वो कनौज तक को एक कर लिया और एम्पायर बना लिया अपना, क्योंकि बहन का है किंगडम, मेरा ही किंगडम है जी। अब वो बच्चा हुआ तो बच्चा क्या करेगा, वो छोटा बच्चा मगर बच्चा का क्या कर सकता है ना। तो उसके बाद आर्मी बनाया, तब जाके जो सशंका है उसको पानी पिलाया, मर्डर कर दिया है बढ़िया से, उसको बढ़िया से लिया है बदला। जो क्या बताता है वो गैंग से वसीपुर में चचा का, दादा का, सबका बदला लिया है हर्षवर्धन ने। इस पे बैठेगा वो चीज़, ठीक है। जीजा का, बाप का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा रे तेरा हर्ष, ये वाला है डायलॉग, ठीक है, बिल्कुल बैठेगा इस पे। Although he was successful in the east
एंड देखो ईस्ट में तो बहुत सक्सेसफुल रहा, मगध को कन्क्वाइट किया, बंगाल को भी मार दिया ससंगा को, आप क्या चाहिए तुमको, ले लिया बंगाल को। ही वॉज नॉट ए सक्सेसफुल, बट दूसरी जगह पे उतना कारगर साबित नहीं हुआ है। डेक्कन दक्षिणा पथा नीचे तक नहीं जा पाए ये। हाँ देखो नर्मदा से कोशिश तो किया था, नर्मदा से क्रॉस करके डेक्कन की तरफ जाए, बट वहाँ पे और भयानक किंग बैठा हुआ है चालुक्यन डायनेस्टी का, फुलिकेशन II। ये बहुत खतरनाक आदमी है ये फुलिकेशन II, वो भी बहुत डेंजर है, नीचे का बैठा हुआ है, वो किसी को जीतने ही नहीं देगा, बताओ नीचे साउथ इंडिया का। तो ये दोनों बहुत महान लड़ाई किया था, हरा दिया हर्षवर्धन को इसमें, ठीक है। तो बहुत खतरनाक है, इसके बारे में कभी चलो क्या पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बहुत खतरनाक है। इसके बारे में क्या नहीं लिखा जाता है, किसके बारे में बोल रहे हैं हम, फुलिकेशन II के बारे में बोल रहे हैं, चालुक्यन की। तो पल्लवास चालुक्यास और फुलिकेशन प्रशस्ति देख लो, इसमें शायद थोड़ा बहुत होगा इसका जानकारी। पल्लवास और चालुक्यास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है साउथ इंडिया का इस समय, जब हर्षवर्धन ऊपर चल रहे हैं तो ये नीचे चल रहे हैं। अब टाइम फ्रेम बचा लो, क्या बोलोगे टाइम फ्रेम क्या चल रहा है ये, हाँ वेरी गुड, 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी के आसपास चल रहा है ये। 6th सेंचुरी का मतलब 500 से लेकर 600 रहेगा, दिमाग में रहेगा, लोड रहेगा दिमाग में, हाँ बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। देखो पल्लवास और चालुक्यास इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी है साउथ इंडिया का इसी समय। द किंगडम ऑफ द पल्लवास, देखो किंगडम पल्लवास का जो कंजीपुरम था उसी के आसपास था, वही कावेरी डेल्टा पे, जो कावेरी देखते हो जो कर्नाटका से नीचे जाता है तमिलनाडु, उसके आसपास टिका हुआ है ये पूरी तरीके से डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी, पल्लवास डायनेस्टी। वर्ल्ड डेट ऑफ चालुक्यास कहाँ था तुम्हारा, रायचूर डोक पे था। रायचूर जानते हो, कृष्णा और तुंगा भाद्रा, जो कृष्णा जहाँ से बहता है वो वाला रायचूर, तो वहाँ पे वो टिका हुआ है चालुक्यास, तो आसपास ही है, कहने का मतलब ये है। अयोल, अयोल जो कर्नाटका में है अभी भी, अयोल जो कैपिटल था चालुक्यास का, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रहा है, और वो एज ए रिलीजियस सेंटर भी डेवलप हुआ था। बहुत रिलीजियस सेंटर का मतलब क्या है, बहुत सारे टेम्पल होगा वहाँ पे। पल्लवास और चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर, एक दूसरे का लैंड में ना अटैक करते थे ताकि साम्राज्य कर ले। कभी कोई राजा इधर हुआ तो ये अटैक कर दिया, कभी इधर हुआ तो अटैक चल रहा है, खाली अटैक अटैक। क्यों, उस समय क्या था, अटैक करो। अभी भी तो देखो डेमोक्रेसी आ गया फिर भी अटैक ही हो रहा है, अभी भी चलने दे रहा है स्टेट को। तो ये अभी तो डेमोक्रेसी प्रोसेस से अटैक करता है लोग को, CBI और ED भेज के, और उस समय आर्मी भेज के होता था। हाँ बुलॉडी है डेमोक्रेसी के नाम पे, और क्या। देखो पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड्स स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़, क्योंकि बात है कि कैपिटल को अटैक कर दोगे ना, कैपिटल क्या है, प्रॉस्परस सिटीज़ है। एक बार कैपिटल डिफीट हो गया तो सब जगह ले लो अपना बैठ के, बुट्टी होगा, वार बुट्टी होगा, लोग सरेंडर कर देंगे, वो जगह हो गया तो पूरा एम्पायर बन जाएगा तुम्हारा। द बेस्ट नोन, वही बोल रहे हैं, जो बेस्ट चालुक्यन रूलर हुए थे जिसके बारे में हम तुमको बोले वो फुलिकेशन II थे, ठीक है। और वी नो अबाउट हिम फ्रॉम प्रशस्ति। गजब बात है कि ऊपर नॉर्थ इंडिया में भी इनके बारे में जिक्र है। क्या बोले हैं तुम लोग, साउदर्न इंडिया का रूलर का जिक्र नॉर्थ इंडिया में होता है, बोलता है कि हाँ बहुत खतरनाक था, तो खतरनाक ही होगा। दुश्मन भी बोल रहा है खतरनाक है, तो खतरनाक है वो चीज़, समझ रहे हो। तो ये बोल रहा है कि प्रशस्ति में भी उनका जिक्र है, जो कोट पॉइंट रवि कीर्ति लिखते हैं। आइए बताते हैं, दे दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेस्टर, अपना वही वंशावली जो हैराकी दिखाया जा रहा है कि उनके कौन जनरेशन थे, फादर चले गए, सन, सब के बारे में बताया गया है। एंड फुलिकेशन क्या है, इवेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम, अपने अंकल से उसने लिया था ये किंगडम। तो जो रवि कीर्ति है वो क्या बताते हैं कि क्या औकात रहा है इनका फुलिकेशन II का। तो देखो एक्सपीडिशन किया, यानी कि इन्होंने भेजा है सैनिक को कैप्चर करने के लिए, कहाँ कहाँ, वेस्ट और ईस्ट को, इस तरफ भी इस तरफ भी, जो घाट देखते हो ना दोनों तरफ भेजा है। और देखो उसमें हर्षा ऊपर से आ रहा है ना, हर्षा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऊपर से, नर्मदा तक तो पहुँच ही गया था, वो नीचे जाता था, वहाँ पे भी चेक किया इन्होंने। देयर इज ए इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम, हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, सही बात है ना, हर्ष का मतलब खुशी होता है। द पॉइंट सेज डैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, यानी कि जब फुलिकेशन II ने हरा दिया हर्षा को तो उसके बाद हर्षा नहीं रहा, ठीक है। हर्षा क्या हुआ, दुख में हो गया हर्षा। फुलिकेशन II ऑल्सो अटैक द पल्लवा, इतना ही नहीं, उसने पल्लवा किंग को भी नहीं छोड़ा, ये चालुक्यन किंग था, ऊपर भी अटैक नीचे भी अटैक, जो कि शेल्टर ले लिया तुम्हारा जाके कंचीपुरम में जो बैठा हुआ था उसको अटैक कर दिया। बट द चालुक्यन विक्ट्री वॉज, और जो चालुक्य जीता वो शॉर्ट लिव था फुलिकेशन II के अंडर। क्यों, क्योंकि बहुत टर्मोइल होता था, एक जीता फिर ये बढ़ जाएगा, फिर इसको अटैक कर देगा, ये चल रहा है बहुत साल तक, ये क्राइसिस चल रहा है दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट। अब ये नहीं कि फुलिकेशन II ने पल्लवास को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पल्लवास पूरा हारे गया, फिर उठेगा, दूसरा किंग आया फिर उसको हराएगा। तो यही बोला जा रहा है कि जो चालुक्य का विक्ट्री हुआ था अंडर ये फुलिकेशन II वो शॉर्ट लिव था, कुछ समय के लिए। तो अल्टीमेटली
बोथ पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू। अब इसी का बाद में जाकर वंशज जो बना वो राष्ट्रकूटा बनेगा। राष्ट्रकूटा बाबू 2 कदम आगे है लोग से, ठीक है। और यही राष्ट्रकूटा 200 साल का लड़ाई लड़ेगा तुम्हारा ट्रिपटाइट बैटल के रूप में, और इधर से पाला निकल जाएगा, इधर से तुम्हारा प्रतिहारा से निकल जाएगा, इधर से राष्ट्रकूटा। अब खूब बैटल चला, किसके लिए? कनौज के लिए। अरे साउथ वाला भी चाहेगा कि हम भी हीरो बने, पूरा इंडिया हमारा, क्यों नहीं चाहेगा? जब ऊपर से नीचे सोच सकता है तो नीचे से ऊपर क्यों नहीं सोच सकता? बताओ ना, नहीं हो सकता है क्या संभव? जब हैदराबाद का ओबीसी आ जाता है बिहार में अपना आम बनाने के लिए, तो काहे नहीं हो सकता? जरा बताओ ना हमको। देख रहे हो ना, आरजेडी चलने दिया कुछ उसको? हाँ, जो पॉलिटिक्स जानता है इधर देखो हमको। हेलो, चले दिया आरजेडी? नहीं दिया है, सब ले लिया। बताओ कितना जीता था ओबीसी ने सीट? 5 था कि 6 था? 5 था, 4 गया ना आरजेडी में, हो गया। अब 1 है, 1 बजाते रहो, घंटे बजाते रहो, कोई काम का नहीं है, वो भी ले लेगा बाद में। समझे, ये हालत है। तो देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो वही बोला कि बाद में क्या हुआ, पल्लवास और चालुक्य का विरासत आगे राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी ले गया। बट चोला के बारे में क्या बोले, चोला संगम एज में भी है और बाद में फिर रिवाइव करके आ गया है। खतरनाक। तो हाउ वाज दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेड? अब इतना बड़ा बड़ा किंगडम देख लिया, पल्लवास है, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, ये दुनिया भर का चीज। अब ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था यहाँ पे? एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट। लैंड रेवेन्यू, सही बात है, जमीन पे पैसा दोगे तो वो तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बनेगा रूलर्स के लिए, और वहीं से वो रिसोर्सेज मोबिलाइज करके आर्मी उर्मी रखेगा, अपना जीविका चलाएगा, रूलर्स पैसा दिया जाएगा। तो वही बोला कि विलेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा, अभी भी है कि नहीं है? अभी डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, करेक्ट, डीएम होते हैं। तो विलेज जो है एक बेसिक यूनिट है, विलेज से ही एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है, तब जाके तुम्हारा एम्पायर पे जाता है। अभी डिस्ट्रिक्ट है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही विलेज आता है अभी, इसलिए डीएम होता है। इसलिए कहते हैं पढ़ लिख के डीएम बनो। मुन्ना भाई क्या बोलते हैं? मुन्ना भैया क्या बोलते हैं? पढ़ो लिखो आईएएस। क्यों आईएएस बनो? इस पर भी सोचो ना तुम लोग, कितना हैसियत है। देखते हो हर जगह आईएएस का बात होता है। अभी जाके अभी तुम लोग को किसका कुछ भी है, कहावत में तो है ना, कहावत में है तो रियल है वो चीज़। देखो देयर सम न्यू नए नए डेवलपमेंट्स भी हुए हैं बाद में जाके। किंग्स ने क्या किया, नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली और सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब बड़ा कई बार ऐसा भी हुआ है कि किंग ने केवल मारपीट का ही स्ट्रेटजी नहीं अपनाया, दूसरे तरीके से भी स्ट्रेटजी अपनाया ताकि पीपल को ना खुश कर सके। कैसे कैसे खुश किया है? सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वेयर नाउ हेडेड। अब जो पहले कोई मिनिस्टर था तो उसका जो पुत्र है वही मिनिस्टर बनेगा, कोई पहले एडमिनिस्ट्रेटर था तो उसका पुत्र एडमिनिस्ट्रेटर। खुश किया ना पर्टिकुलरली वर्ग को। अभी भी ब्राह्मण को खुश किया आता है ना राजनीति में, तो बिल्कुल वही हो रहा है तुम्हारा। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट क्या कर दिया गया, हेरिडिटी कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, सन क्या करेगा, फादर को सक्सीड करेगा उस पोस्ट में। तो पोइट हर्षवर्धना क्या थे? हर्षवर्धना वॉज ए महादाना नायका या चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे लाइक हिज फादर, यानी कि वो खुद पोइट जो थे। कौन पोइट? क्या है, हरिसेना, जिन्होंने लिखा था ना उसके बारे में, हरिसेना प्रशस्ति जिन्होंने लिखा था इसके बारे में, तो वो खुद ही अपने पिताजी का जो काम था वो खुद ही कर रहे थे। सॉरी बाना भट्टा। हरिसेना बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, कोर्ट पोइट रहे हैं तुम्हारे। तो वो भी क्या है, जुडिशियल, उसके पिताजी भी जुडिशियल सर्विस करते थे और वो भी जुडिशियल सर्विस कर रहे हैं अलॉन्ग विथ कोर्ट पोइट। एक आदमी 2-3 काम कर सकता है उस समय, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड होता था ये लोग। समटाइम्स 1 पर्सन, देखो वही तो बोला, कभी कभी 1 पर्सन ज़्यादा ऑफिस भी रखते थे। एग्जाम्पल देखो, महादाना नायका तो बना ही बना, तो हरिसेना क्या है तुम्हारा, कुमारा अमात्या भी, अमात्या मतलब मिनिस्टर भी है उस समय, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी है। और एट द सेम टाइम सांध्वी विग्राहिका, यानी कि कहने का मतलब मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस भी है। तो एक आदमी के पास कितना ज़्यादा चीज़ आया। अभी भी होता है ना, जैसे कई इमरजेंसी केस में फाइनेंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल बने थे एक साथ, 2 साल पहले की बात है, ऐसा होता है। मतलब वो टेम्पररी अरेंजमेंट है, बट रियल में पहले होता था एक आदमी को 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिसाइड इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड टू स्टे इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंपॉर्टेंट आदमी है, जो गजब का है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रहता होगा, क्योंकि वहाँ पे तो हेरिडिटी चलेगा नहीं। तो दिस इंक्लूड, देखो इसको बोलते हैं नगारा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। तो सार्थाभाना और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारावास, ये सब क्या थे, लोकल आदमी लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे जो नीचे लेवल पे प्लेस थे। समझ में आ रहा है ना? अब देखो प्रतमाना कुलिका या फिर चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द गैस थे, ये लोग भी नीचे। ये चीफ में मतलब आर्टिसंस लोग हैं,
तो ये लोग का भी रोल था एडमिनिस्ट्रेशन में, नीचे लेवल पे है लोग. दिस पॉलिसीज वेर रीजनेबली इफेक्टिव. Sooner or later, some of this powerful men grow strong enough to set up. बताओ ये लोगों का जो व्यवस्था था कि ऐसा ऐसा होगा, नीचे चीफ आर्ट्समैन होगा, यहाँ पे किंगडम होगा, ये बाद में पता चला कि ये लोग जाकर किंगडम बना दिया. क्यों? अरे भाई जमीन है तो पावर है तो कभी कहीं ना कहीं, क्योंकि आर्मी रखोगे ना, एक लैंडलॉर्ड जो थे वो अपना आर्मी भी रखते थे, और किंग बोलता था ना कि आर्मी हमको सप्लाई करो. जब उसके पास खुद ही है, ऊपर मर जाएगा तो बोलेगा हम इंडिपेंडेंट घोषित कर लेंगे. वही चीज़ बोला कि बाद में जाके ये लोग अपना ही इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेता था, इतना पावरफुल होता था. तो अब देखो, अब जो आर्मी आएगा तो अब आर्मी तो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि अब डिफेंस करना पड़ेगा तुमको. अभी इंडिया देखो कितना बढ़िया डिफेंस रखता है, बाहर से मंगवाते हैं ना राफेल सब, इसलिए मंगवाते हैं कि आर्मी हमारा बेस्ट हो. लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दिस किंग्स मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड. जैसे पहले होता था उसी तरह ये भी करते थे. जैसे एलिफेंट, चैरियट्स, कैवलरी, फुट सोल्जर्स पहले रखते थे, अभी भी रख रहे हैं. बिसाइड देयर, मगर अभी तो मिलिट्री लीडर्स को भी रखा जा रहा है. Who provided the king with troops whenever. वही मिलिट्री लीडर्स कौन है? जब किंग को जरूरत पड़े आर्मी मैन का, ये तुरंत दे देगा. और ये मिलिट्री लीडर्स और कुछ नहीं है, नीचे का ही जमींदार लोग सब है. हाँ, नीचे वाले लोग सब. अब देखो, इसको सैलरी नहीं दिया जाता था, इसको दिया था जमीन, तो इसलिए वो जमींदार भी बन गया. क्यों सैलरी नहीं दिया जाएगा? बोलेगा बाबू कितना हुआ, एक महीना इतना इतना, जाओ जमीन दे जाओ, क्या कि राजा का जमीन है पूरा. अब आस्ते आस्ते इसको इतना जमीन मिल जाएगा. पावर दिखता है, एक जिसे सो कॉल्ड हमारे बिहार में भूमियार जाति होता है, कितना ज़मीन होता है और बहुत पावरफुल होता है ना, जमींदारी है एक तरह से वो भी. तो दे आर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इंडिड सम ऑफ देम रिसिप्ट्स. वही लैंड मिल जाता था ये लोग. अब ये लैंड मिल गया, दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड से आराम से रेवेन्यू कमा रहा है बैठ के. सोल्जर को मेंटेन कर रहा है, हॉर्स को मेंटेन कर रहा है, यानी पूरा व्यवस्था तो ऊपर अपने हाथ में ही रख लिया. किंग जब बोलेगा दौड़ जाएगा, जब किंग मर जाएगा तो वही साम्राज्य को हथियार लेगा ये बैठ के. समझ गए ना? तो दिस मैन वेर, इसी को समानता बोलते हैं और इसी को समानता सिस्टम कहते हैं, या फिर लैंड गिल्ड सिस्टम कहते हैं इसको. ठीक है, जहाँ पे इंडिया जहाँ पे मिलिट्री लीडर सब अपना ही पावर क्रिएट कर रहे हैं और ये लोग सप्लाई कर रहे हैं जब जरूरत पड़ेगा किंग होता. तो असेंबली इन द साउदर्न किंगडम, देखो नीचे का कैसे असेंबली होता था. जो पलावास का जो इंस्क्रिप्शन पाया गया है उसमें बहुत सारे लोकल असेंबलीज का बात किया गया है, यानी कि पूरा डेमोक्रेसी वाला फीचर्स है ना. सभा है वहाँ पे जहाँ पे ब्राह्मण्स लोग बैठेंगे, ब्राह्मीण लैंड ओनर सब बैठेंगे, क्योंकि ब्राह्मीण जानते हो लर्नर क्लास. असेंबली देखो बहुत सारा काम करेंगे, इसमें सब कमेटी भी होंगे, जैसे अभी होता है, कुछ इरिगेशन पे काम करेगा, कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशन पे, रोड बनाने में, लोकल टेम्पल में. देख रहे हो ना, तो है कि नहीं अभी वाला व्यवस्था वहाँ प्रेजेंट है कि नहीं साउथ इंडिया में उस समय पलावास के टाइम में. इतना नहीं, उर का मतलब क्या होता है, विलेज असेंबली उस समय कहा जाता था, समझे. जबकि लैंड ओनर्स वेर नॉट ब्राह्मण्स, जबकि लैंड ओनर्स ब्राह्मण्स नहीं होते, बट उर क्या है, विलेज असेंबली है. फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वेर नॉट, यानी कि उर वाला विलेज असेंबली होगा जहाँ पे ब्राह्मण्स नहीं होंगे, बट ये लोग लैंड ओनर्स होंगे. जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण्स ही लैंड ओनर्स होगा, जरूरी नहीं है. समझ रहे हो ना. एंड द नगाराम वाज और नगाराम का मतलब क्या है तुम्हारा, जहाँ पे मर्चेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो. तो ट्रेड यूनियन बन रहा है, उस समय का ट्रेड यूनियन को नगाराम कहा जाता था. उस समय उर असेंबली है जहाँ पे ब्राह्मण्स नहीं है, लैंड ओनर्स सब है. इट इज़ लाइक दैट असेंबली वर कंट्रोल बाय, और इस असेंबली को कंट्रोल करने वाले रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे. एंड मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर, और इतना लंबा समय तक चला ये असेंबली, ये जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है बहुत लंबा समय तक चला है. समझ रहे हो नीचे वाला. तो ऑर्डिनरी पीपल का क्या स्थिति था, चलो ये तो हमने समझा कि जो इंपॉर्टेंट लोग थे है ना, मर्चेंट लोग थे या किंग लोग थे, लैंड ओनर्स थे. व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, जो तुम्हारे और मेरे तरह आदमी है, उसका स्थिति क्या था उस समय, ये भी जानना होगा हमें. तो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस. जो प्ले होता था वहाँ पे, प्ले मतलब जो किताब में लिखा गया हुआ ड्रामा वगैरह, वो सब स्टोरी वगैरह वहाँ से हम पता कर सकते हैं. जैसे कालिदास, देखो कालिदास लिखते हैं अपने प्ले में, उन्होंने बताया किंग कोर्ट का क्या स्थिति था उस समय. इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन इन द, जैसे किंग और ब्राह्मण्स के बारे में संस्कृत में लिखा है, वो लोग संस्कृत बोलते थे किंग और, जबकि जो कॉमन आदमी होते थे, महिलाएं होती थी, पुरुष होते थे, ठीक है, किंग छोड़ के, वो सब प्राकृत को यूज़ करते थे. सोचो, इस मोस्ट फेमस जो अभिजाना शकुंतलम, ये तो पढ़ के बैठा, रट के बैठा होगा तुम लोग, उसमें पूरा बताया गया है कि जो किंग था उस समय के दुशांता और जो यंग एक महिला थी शकुंतला, दोनों के साथ प्रेम जो हुआ था, उस प्रेम के बारे में पूरा इसमें बताया गया है. तो कॉमन लड़की हुई कि नहीं हुई, तो इस प्ले में पूरा बताया गया, वही ड्रामा डिस्क्राइब किया है कालिदास ने. समझ गए. कालिदास कब का है, कालिदास गुप्ता पीरियड का है, तो गुप्ता के पीरियड का ही है, ऊपर है नीचे चल रहा है इधर.
गुप्ता आगे ही करोगे तो नीचे मिल जाएगा। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द, यहाँ पे बताया कि पोर, देखो फिशरमैन के बारे में ही बताया गया है। फिशरमैन को एक रिंग मिला। ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू, एक रिंग मिला तो गया दौड़ते हुए किंग को दिखाने के लिए। किंग ने क्या किया, उसको दिया, शकुंतला को दिया, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली swallowed बाय, उसने क्या कि बाद में फिश ने उसको खा लिया। When he went to the palace with it, the gateman accused him of theft, बोला कि तुम चोरी किया, ये वो उस पर आरोप लग गया। The chief police officer was rather rude, जो पुलिस ऑफिसर भी आया, कहाँ गया रिंग, कहाँ गया कि रिंग, तो उसी पर आरोप लगा रहा, वो बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर कर रहा है उस आदमी को। However, the king was happy, वो खुश हुआ when he saw the ring and sent a reward for fisherman, but fisherman को फिर से पैसा वैसा दे दिया गया। Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along the fisherman to have a drink। बताओ इतना ये लोग पुलिस आदमी सब जब देखा कि किंग ने क्या किया, क्योंकि वो मछली के मुंह से निकाल के दे दिया, अभी तो गड़िया रहा था पुलिसमैन उसको, किंग ने बोला वाह वाह, फिर आ गया मेरा, तो पैसा दे दिया। अब थोड़ा देर पहले जो पुलिस गड़िया रहा था, और वही पुलिस देखा कि किंग ने पैसा दे दिया उसको, बोला चलो चलो चलो, साइड में गया और वहाँ पे उसका पैसा मार लिया। अभी भी होता है ये, देखते हो अभी पुलिसमैन करता है कि नहीं करता है। तो ये पूरे एक तरीके सोसाइटी के बारे में तुमको बताया गया, समझे। तो देखो थोड़ा सा इधर भी देख लो। चाइनीज जो पिलग्रिम थे जो बाहर से आए थे फाइयान, उसने नोटिस किया कि स्थिति तो बहुत ख़राब है अनटचेबल्स का, यानी कि जो उस समय जो डिप्रेस क्लास थे बहुत हालत ख़राब था उनका, ठीक है। बड़े वाले लोग सब हाई और हाई माइटी वाले जो ब्राह्मीज थे, क्षत्रिय थे, दबा के रखे थे डिप्रेस क्लास को। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द, और ये लोग सिटी में नहीं रहते थे, सिटी के उधर वाले पेरिफेरल एरियाज में रहते थे, बाउंड्री में रहते थे, ठीक है, अलग साइड में। वो क्या लिखते हैं फाइयान कि इफ़ सच ए मैन एंटर्स ए टाउन, देखो मैं तुम लोग को हमेशा बताता हूँ ना, यही चीज़ बता, यही इनके ही अकाउंट से मैं बता रहता हूँ तुम लोग को, यही बताता हूँ। इफ़ ऐसा आदमी कोई अनटचेबल लोग आ गया एक टाउन या मार्केट प्लेस में, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड, ऐसे से मारेगा, ऐसे से बजाएगा, डंडा बजाएगा या फिर घंटी बजाएगा, ताकि अपने आप को सेपरेट करने के लिए। जब जैसे ही पीपल सुनेगा इस साउंड को, इसका मतलब क्या कि दूर चले जाओ इससे, यानी कि आदमी खुद वार्न कर रहा है कि हम अनटचेबल है, आ रहे हैं, भाग जाओ, ऐसे करके। यानी कि सोसाइटी ने किस लेवल तक आदमी का पहुंचा दिया मानसिकता कि आदमी को खुद लगने लगा कि हम अनटचेबल है। शोषण हुआ कि नहीं हुआ, ये हद लेवल पर शोषण होता है। जब आपको लगने लगता है कि आप बुड़बक है, आप कोई काम का नहीं है, तो कहाँ आदमी ग्रोथ करेगा फिर, समझे। तो एंड बनाबट्टा ने भी बहुत अच्छा बताया है किंग आर्मी के बारे में। देखो किंग आर्मी के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, बनाबट्टा वही बनाबट्टा जिन्होंने लिखा है, ये हर्षचरित्र लिखा है, ठीक है। द किंग, हाँ, द किंग ट्रैवल विद इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, बहुत कुछ लेके चलता था, वेपन्स तो रहता ही था, और भी डेली यूज़ के लिए भी पोर्ट्स, पैंस, फर्नीचर, गोल्डन, ये सब तो रहता ही था, बहुत सारा चीज़, ठीक है, बहुत सारा चीज़ रहता था। देखो एनिमल्स सच एज गोट, डेयर, ये वो जो भी। तो ह्यूज आर्मी वॉज अकम्पनीड, बताओ म्यूजिशियन लोग भी रहते जो ड्रम व्रम बजाते थे, ठीक है, कुछ हॉर्न्स बजाते, कुछ ट्रम्पेट बजाते थे। विलेज हैड टू प्रोवाइड, जहाँ जहाँ जिस विलेज से गुजरते थे विलेजर्स मैन और अच्छे से वेलकम करते थे इन लोग का। वो लोग दही लेके आते थे, गुड़ लेके आते थे, फ्लावर लेके आते थे, जहाँ से किंग का काफिला गुजरता था, समझ रहे हो। तो उसके बाद क्या है, दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग, और क्योंकि किंग तो बहुत बड़ा है तो सब कोई चाहेगा किंग का एक बार दर्शन हो जाए। ये सब द आर्मी लेफ्ट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, और जहाँ जहाँ से गुजरता था, जहाँ अटैक करना है अटैक करके पूरा बर्बाद कर दिया उस जगह को। एलिफेंट देखो, एलिफेंट पूरी तरीके से जो विलेजर्स का जो झोपड़ पट्टी है उसको बर्बाद कर देता था। तो कहने का मतलब तहस नहस कर देता, जिसको तहस नहस करना है उसको, क्योंकि राजा निकला ही है जीतने के लिए, और अपना साम्राज्य में तो कोई तहस नहस नहीं करेगा, बट दूसरे के साम्राज्य में जाकर तहस नहस करेगा ही करेगा। एक जगह वेलकम हो रहा है, एक जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये सब चीज़ बनाबट्टा ने बताया कि द होल वर्ल्ड वॉज सॉलोड अप इन डस्ट, नहीं पूरा दुनिया, इतना कयामत होता था यहाँ पे कि पूरा दुनिया लगता था कि एक डस्ट में मिल गया। आज देखो मंगोल के ऊपर भी यही बात होता है। मंगोल देखो, मंगोल जो इन्वेजन हुआ वो किसी को नहीं, चेंगिस खान किसी को नहीं छोड़ता था। हिस्ट्री पता है तुम लोग को चेंगिस खान का? तुम लोग का अपना बच्चा उच्चा होगा ना तो चेंगिस खान मत नाम रख देना तुम लोग, नहीं तो तिमूर वाला केस हो जाएगा, सैफ अली खान का बेटा वाला हालत हो जाएगा। पता है, जानते हो ना, बहुत खराब। हम तो गुस्सा भी क्यों नाम रख दिया यार, कितना गंदा हिस्ट्री रहा है। कोई चेंगिस खान नाम बहुत गलत हुआ है, हिस्ट्री खराब रहा है उसका। देखो अब थोड़ा देख लो कि ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा जान लेते कि उस समय दुनिया में क्या हो रहा था जब यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है। देखो ये अलग बात है कि मैप में दिखा अरब के बारे में बताया जा रहा है,
कि ये डेजर्ट है, मानते हैं, बट कम्युनिकेशन का कर रहा है सेंचुरी टू सेंचुरी, क्योंकि लोग सब यहाँ पे पैदल यात्रा करते थे, ठीक है, आते थे। वही अरब मर्चेंट्स और सेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इंडिया और यूरोप को ट्रेड जोड़ने में, और बीच में ये सब काम आता, सऊदी अरब पड़ता था। अदर्स हु लिव्ड अरब में जो रहते थे, जैसे बिंडवान्स कहते हैं, पेस्टुरल ट्राइब्स रहते थे, और पूरा कैमल पे डिपेंडेंट, अभी भी है कि नहीं कैमल पे डिपेंडेंट, ठीक है, जो कि लंबा समय तक सर्वाइव हो सकता है, क्योंकि जानते हो कैमल का फंक्शन ही ऐसा है, और पानी जो एक बार पिएगा और लंबा समय तक स्टोर कर सकता है अपने हम में। देखो 1400 ईयर्स अगो यही बोला है, देखो ये पीरियड कौन सा है, यानी कि वही 1400 का मतलब क्या है, 600। और फिर मोहम्मद एक नए रिलीजन इस्लाम का, है ना, इंट्रोड्यूस करते हैं अरब में। लाइक क्रिश्चियन, इस्लाम भी रिलीजन है जो कि पूरा इक्वलिटी और यूनिटी पे बिलीव करता है, यानी कि अल्लाह के सामने सब बराबर है, ठीक है, अल्लाह ही सुप्रीम गॉड है। और ये पूरी तरीके कुरान में लिखा गया, कुरान जानते हो इस्लाम का सबसे सीक्रेट किताब है। फॉर मुस्लिम मैन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, यानी कि सबके लिए खुदा एक ही है, टोटल सबके लिए बराबर है। फॉर मैन एंड वुमेन हु पेशेंट एंड कॉन्स्टेंट, फॉर मैन एंड वुमेन हु हम्बल, सब बताया गया। देखो इसमें पूरा कुरान का लाइन दिया गया है, अल्लाह सबके लिए बने हुए हैं, ठीक है, सबको माफ़ करेंगे, सबको रहमत देंगे। विद इन 100 ईयर्स इस्लाम बताओ, उसके बाद इस्लाम नॉर्थ अफ्रीका पहुंचा, स्पेन, ईरान, इंडिया, बस 100 साल में ही सब जगह फैलना शुरू हो गया। अरब सेलर जो आते थे वो ऑलरेडी जो बस चुके थे कोस्टल सेटलमेंट्स में, तो वो धर्म फैलाएंगे यहाँ पे नए नए। तो इस हिसाब से तुम्हारा अरब से और उसके बाद अरब सोल्जर ने सिंध को कंट्रोल किया, सिंध उसके बाद पूरा इस्लामी बन गया टोटल। ये बात है तुम्हारा 700 BC के आसपास। और उसके बाद जानते हो कि पहला दौर आ चुका है, टर्किश इन्वेजन होगा कुछ दिन बाद, यानी कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद। तो देखो यहाँ पे समझ लेना, इस चीज़ को तुम लोग कर लेना, ठीक है ना, एडिटिव ऑफिसर से दिया गया है।